कहानी अड्डा में दोस्तों सुनिए शिवानी गौरा पंत जी की बहुत ही सुंदर कहानी। शीर्षक है श्राप। आरंभ में ही स्पष्ट कर रही हूँ कि ये कहानी नहीं, कल मैंने उसे सपने में देखा था। शायद मेरी लेखनी गतिशील नहीं होती अगर मैंने उसे सपने में ना देखा होता। हठात कल रात वो चुपचाप आकर मेरे पायदाने बैठ गई, उसी वधू वेश में जिसमें उसे वर्ष पूर्व देखा था, इसी फ्लैट में। ना उसने कुछ कहा, ना हिली ना डुली। फिर अपनी दोनों मेहंदी लगी गोरी हथेलियां मेरे सामने फैलाकर हंस पड़ी। मैं हड़बड़ाकर उठ बैठी। सपना टूट गया, किंतु सपने का आतंक नहीं गया। 10 वर्ष पूर्व मैं इसी फ्लैट में रहती थी। नीचे के फ्लैट की गृह स्वामिनी एक दिन अचानक मेरे पास एक छोटी सी याचना लेकर उपस्थित हुई। उनकी बड़ी बहन और उनके पति अपनी पुत्री का विवाह करने के लिए उनके फ्लैट में आ रहे थे। क्या मैं उन्हें कुछ दिनों के लिए अपने 2 कमरे दे सकूंगी? वैसे अपने एकांकी जीवन में मुझे किसी प्रकार का व्यवधान अच्छा नहीं लगता, किंतु प्रतिवेशियों के प्रति सामाजिक कर्तव्य बोध भी तो कुछ होता है, और साथ साथ किसी कन्या के विवाह में सहयोग करने से बहुत पुण्य प्राप्त होता है। ऐसी इच्छा मेरे अंदर भर गई और मैंने उन्हें इजाजत दे दी। विवाह तिथि पास में ही थी। इसी से देखते ही देखते अतिथियों की भीड़ जुटने लगी। मुझे तो अत्यंत निरीह शांत अतिथियों की मेजबानी निभानी थी। कन्या के सौम्य पिता एवं वृद्ध पितामह, बड़े संकोच से दोनों ने ही कृतज्ञता पूर्वक मेरे प्रति आभार प्रकट किया। क्षमा कीजिएगा, आप ही को कष्ट देना पड़ा, पर हम आपको कोई भी कष्ट नहीं होने देंगे। केवल रात को सोने के लिए आएंगे। और सचमुच ही मुझे ये पता ही नहीं लगा कि मेरे यहाँ कोई अपरिचित अतिथि आए हैं। उनके रहने में मुझे रंचमात भी असुविधा नहीं हुई। यही नहीं, उनके जलपान भोजन चाय के साथ साथ मेरे लिए भी थाल लग कर आने लगी। शामियाना लग गया। दरियों पर 20 दर्जन बच्चे नए नए कपड़े पहने गुलाटे मार रहे थे। हलवाई ने चूल्हे पर विधिवत पूजन कर कढ़ाई चढ़ मैली बनियाइन को छाती पर चढ़ा अपना पेट खुजाता हष्ट पुष्ट हलवाई बम गोले से बूंदी के लड्डू और ढाल सी मठरियां बना रहा था। बड़े से टोकरे में रख रहा था कि सहसा शोर मचा। असरफी देवी जल गई। मैंने भागकर बरामदे में झांका। कौन जल गया? मैंने पूछा। असरफी देवी कैसे जल गई? कौन असरफी देवी? मैं अपना कौतूहल रोक नहीं पाई। मैंने गृह स्वामिनी से पूछ लिया। अरे मट्ठी जल गई, उसने हंसकर कहा। हमारे यहाँ लड़की की ससुराल को ऐसे 125 लड्डू और 51 मट्ठियां भेजी जाती हैं। हर मट्ठी पर घर की बड़ी बूढ़ियों का नाम लिखा जाता है। असरफी देवी बिट्टी की होने वाली ददिया सास है। उन्हीं के नाम की लिखी मट्ठी जल गई। मुझे हंसी आ गई। अपने पीछे खड़े कन्या के पिता को मैं देख नहीं पाई थी। अब देखिए ना, वे खिसियाए स्वर में बोले, कैसे बेकार के रिवाज हैं, पर एक हम है कि इन्हें मनाए जा रहे हैं। पर मजबूरी ये है, ना करें तो सोचेंगे हम पैसा बचा रहे हैं। कन्या के बाबा सारा दिन ही सड़क पर टहलते रहते। मैंने एक दिन देखा, इधर उधर देखकर उन्होंने एक ठेले वाले को रोककर 4 केले खरीदे और जल्दी जल्दी खा लिए। घर का आंगन तो मिष्ठान पकवानों की सुगंध से भरा हुआ था। फिर ये बेचारे भूखे कैसे रह गए? कन्या के पिता को नीचे जाने से जरा भी विलंब होता तो नीचे से कर्कश स्वर में कन्या की अधैर्य से पुकारने लगती। सोते ही रहोगे क्या? अमीनाबाद से रजाई का बक्सा कौन लाएगा? मेरा बाप। मैं स्तब्ध रह गई, यह जानकर कि पति एक सर्वथा अपरिचित ग्रह का अतिथि है और मेहमान भी है बरामदे में, और ऐसी अश्लील भाषा का प्रयोग। असल में अचानक ही विवाह तिथि निश्चित हुई है। उस पर वर पक्ष का आग्रह था कि हम लखनऊ आकर ही विवाह करें। इसी से बेचारी कुछ घबरा गई है। उस पर हाई ब्लड प्रेशर की मरीज, आप अन्यथा ना ले। कन्या के पिता ने पत्नी की अशिष्टता को कैफियत दी। मैंने हंसकर कहा, कन्या के विवाह में किस माँ का पारा नहीं चढ़ता, और कौन पत्नी पति पर नहीं बरसती। मैंने भी 3-3 कन्यादान किए हैं। आश्वस्त होकर वो चले गए, किंतु जिस दिशा को जाते बेचारे पत्नी के शब्दभेदी बाणों से निरंतर छेदते जाते थे। हद है, 100 बार कह चुकी हूँ
कि बैंक से रेजगारी लानी है, नए नोट लाने हैं। अरे आखिर कब नोट आएंगे और कब उनकी माला बनेगी? पर कोई सुने तब ना। अभी तक हलवाई को बयाना दिया गया है, न सकोरे पत्तलों का इंतजाम हुआ। आखिर आप क्या कर रहे हैं अब तक? जितना ही कर्कश स्वर पत्नी का था, उतनी ही कोमल आवाज थी पति की। गुनगुनाकर न जाने क्या कहते कि उत्तर सुन नहीं पाती। रविंद्रनाथ ने नारी के दो रूपों का वैशिष्ट्य बताया है, जननी या प्रिया। मेरी धारणा है कि पुरुष के भी दो ही रूप हैं, स्वामी या सेवक। बेचारे मेरे अतिथि दूसरी श्रेणी में आते थे, सेवक की श्रेणी में। लगता था उनका अपना कोई अस्तित्व है ही नहीं। उस दबंग स्वर की गरिसी स्वामिनी को देखने का कौतूहल ही मुझे वहां खींच ले गया। उनके दीर्घागी मेद बहुत शरीर को देखकर मुझे लगा कि उस व्यक्तित्व के चौकटे में वो रोबीला कंठ एकदम फिट ही बैठाया है विधाता ने। आपने बड़ी कृपा की। कन्या की माँ ने बड़े आदर से मुझे बिठाया। वहां तो हमारी इतनी बड़ी कोठी है कि 100 मेहमान आ जाएं तो पता न लगे, पर लड़के वालों की जिद थी कि हम यहाँ आकर शादी करें। अरे दिव्या, क्या कर रही हो? यहाँ आकर देख कौन आया है। और मेरी ओर देख के वो हंस पड़ी। अजी, आपकी किताबों के पीछे तो ये दीवानी है, एक कहानी नहीं छोड़ती। बेचारी एक गोरी दुबली पतली किशोरी लज्जा से मेरे सम्मुख आ खड़ी। चेहरे पर वही अद्भुत लुनाई आ रही थी जो विवाह तिथि निश्चित होने पर साधारण नए नक्श वाले चेहरे को भी असाधारण बना देती है। जिसने भी उसका नाम रखा था निश्चय ही साहित्य का रसिक रहा होगा। मेरा अनुमान ठीक नाम है, दिव्या कहकर पुकारो। तब से वो दिव्या ही हो गई थी। यह तो अभी बहुत छोटी है, आप अभी से इसकी शादी किए देती हैं। मैंने कहा, अजी छोटी छोटी काहे की, 18वीं में पड़ेगी, देखने की है बजरबौनी। इसकी उम्र में तो हमारी 2 बेटियां हो गई थी। उसी दिन दिव्या के पिता ने मुझे बताया कि उनकी भी इच्छा अभी दिव्या के विवाह करने की नहीं, पर लड़का अच्छा मिल गया। उनकी इस साली ने ही रिश्ता पक्का करवाया है। आप तो जानती हो, हम लोगों में अच्छे लड़के के लिए अच्छी खासी रकम देनी पड़ती है। दुर्भाग्य से हम कानिकुब्ज ब्राह्मण हैं, हमारे यहाँ रेट बंधे हुए, और इस समय अच्छा लड़का मिल गया, इतनी रकम भी भरनी होगी। इस कारण से मैंने विवाह तय कर दिया। तो मैंने पूछा, तो क्या आपको भी इतनी रकम भरनी होगी? और नहीं तो क्या, पर ये लोग शरीफ हैं, इन्हें लड़की पसंद है, कहा कुछ नहीं मांगेंगे, हम अपनी बिटिया को जो देना चाहे दे दे। बड़े गर्वजन्य संतोष से उनका शांत चेहरा दमक उठा था। बेचारे साहब इस कटु सत्य से अनभिज्ञ थे कि कुछ मुंह से न मांगने वाले भी कभी कभी मुंह खोलकर सब कुछ मांगने वालों से भी अधिक खतरनाक होते हैं। लड़का चार्टर्ड अकाउंटेंट था। उनकी 2 कोठियां थी, बड़ा भाई पुलिस का ऊंचा अफसर, छोटा डॉक्टर। जैसे जैसे विवाह तिथि निकट आ रही थी, छोटे से फ्लैट में रौनक की गहमा गहमी बढ़ती जा रही थी। कभी ठेलों से सोफा सेट, पलंग का जोड़ा, कभी स्टील की अलमारी, फ्रिज, और उस पर से घरातियों के बीसियों नखरे। कोई ठंडाई की फरमाइश करता, कोई लस्सी की। मेरे फ्लैट की सरहद से सट गया था सब कुछ। बच्चों की चेचे पोपो, स्त्रियों का कलरव संध्या होते ही और घनीभूत हो जाता। उधर कन्या के ताऊ ताई बुलंदशहर से अचानक उस समय आ टपके थे, जब उनके यहाँ आने की आशा त्याग दी गई थी। कभी कभी नीचे चल रहे 2 बहनों के वार्तालाप का स्वर बड़े दुस्साहस से मेरे कमरे में चला आता था। स्पष्ट था कि कन्या की जननी एवं ताई के संबंध बहुत सुविधाजनक नहीं है, जैसा कि आम होता है। अरे आज तक कोई जिठानी देवरानी का सुख दे, ऐसा हो सकता है क्या? हमारी महारानी कोई और होगी। कन्या की माँ एक दिन कह रही होगी, बोलोगी तो लगेगा शहद घोल रही है, पर बस चले तो हमारा कलेजा निकाल कर चबाए डाले। मैं सोचती हूँ कि नारी स्वभाव की जितनी अनभिज्ञता विवाह आदि अनुष्ठानों में बटोरी जा सकती है, उतनी शायद जीवन भर इधर उधर विभिन्न ग्रहों के अंतरंग कमरों में झांक फूंक कर नहीं बटोर सकते हम। मैं देख रही थी कि जहां आमोद प्रमोद, खिलाने पिलाने, नाचने गाने की भूमिका सजोई जाती, झट से मुंह लटकाकर कन्या की ताई छठ की मुंडेर पकड़कर ऐसे खड़ी हो जाती जैसे वो किसी अपरिचित परिवार की भूल से न्योती गई अतिथि हो।
ऐसे भी देखकर बता सकता था कि ग्रह की साज सज्जा, आयोजन, बिजली की चकमकाहट, कन्या के चढ़ावे में आने वाले गहनों का लेखा जोखा ताई की छाती पर बीसियों सांप लुटा रहा था। उधर कन्या की माँ कमर में आंचल घोसे विवाह के कर्म क्षेत्र में अकेली डटी थी। कभी पति पर चिंगारती, कभी हलवाइयों पर, और संध्या होते ही ढोलक लेकर बैठ जाती। यही नहीं, एक बार नाचने को कहा गया तो झट से घुंघरू बांध लेते। ऐसी नाची कि क्या कोई नाचेगा। विवाह का दिन भी आ गया। अचानक मेरे लिए नीचे से बुलौआ आ गया। मैं जल्दी नीचे चली आऊं। वर पक्ष के अतिथि दहेज सामग्री का अवलोकन करने आ रहे हैं। यहाँ भी उनके यहाँ की एक विशिष्ट अनिवार्यता थी। देखकर यदि कुछ फेरबदल करना हो तो कन्या के पिता को करना ही होता है। मैं नीचे गई तो करीने से सजे सारा दहेज रखा हुआ था। कोने में ऐसी वस्तु थी जो बेचारे निरीह पिता ने ही जुटाई थी। साड़ियों का बक्सा, टेलीविजन, फ्रिज, इस्त्री, बर्तन, रेशमी रजाइयां, लट्ठे मलमल के थान, गैस का चूल्हा, सिलेंडर, क्या नहीं था वहां पर। इतने में ही अचानक स्त्रियों की बीच में भगदड़ मच गई। आ गए कहती कन्या की माँ ने सिर पर आंचल खींच लिया। द्वारपाल की मुद्रा से मैं सतर्क होकर खड़ी हो गई। कहाँ गई वो तेजस्वी मुख मुद्रा और थानेदार सा वो रोवीला कंठस्वर? वो है नीली कमीज वाला। अरे नहीं, वो तो छोटा भाई है। तब कौन? अजी वो चेचक के दाग वाला। हाय राम, ये तो 2 बच्चों का बाप लग रहा है। विभिन्न फुसफुसाहट के सूत्र से मैंने जान लिया कि दूल्हा कौन है। तब क्या सचमुच इसी अंधे के हाथ बटेर लगी थी? कहाँ दिव्या और कहाँ ये किसी मांसहीन कंकाल को जैसे तैसे पहना उड़ाकर सजा दिया गया है। हाथ में छड़ी लिए पगड़ी बांधे ससुर ऐसे चले आ रहे थे जैसे कोई राजा के प्रमुख हो और प्रजा के बीच से गुजर रहे हो। देखिए समधी जी, साड़ियों के बक्से की ओर वर के पिता ने छड़ी घुमाई। हमारे यहाँ की रुचि जरा सूफियानी है। वो ये तड़क भड़क की बनारसी कभी नहीं पहनेंगी। ये सब हटाकर कांजीवरम और चंदेरी गढ़वाल रखवा दीजिए जरा। यही फरमाइश मेरी लड़कियों ने भी की है। छड़ी से उन्होंने साड़ियों को ऐसे उथल पुथल दिया जैसे कोई स्वास्थ्य निरीक्षक सड़क पर फैली कूड़े कचरे को हटा रहा हो। मुझे बहुत बुरा लगा। ये कोई तरीका है? कन्या पक्ष में इतने अतिथियों के सामने पिता का ऐसा अपमान। अलग ले जाकर भी कहें तो अच्छा। कन्या के पिता अंत तक हाथ जोड़े खड़े रहे। ऐसी व्यर्थ कृतक मुस्काने बिखेरते रहे जैसे कह रहे हों कि आपकी जूती मेरा सर। चलते चलते सहसा वर के पिता मुड़े। हमने तो आपसे कह ही दिया था, हम कुछ नहीं लेंगे। द्वार 4 में हमारा और हमारे अतिथियों का स्वागत ठीक ठाक कीजिएगा। इसका ध्यान रखिएगा जरा। बस इसी आदेश के गुणार्थ वो बेचारा कन्या का पिता ग्रहण नहीं कर पाया। स्वागत तो अच्छा ही किया। अतिथियों के कंठ में अजगर से प्रफुल्ल फूलों के हार भी पड़े। गुलाब जल का छिड़काव भी हुआ। वर के लिए कहीं से मर्सिडीज भी मंगाकर फूलों से सजाई गई। था कोई व्यंजन नहीं था जो पिता ने बनवाया नहीं हो। लड़की विदा होने लगी तो माँ और मौसी ने रोते रोते बेहोश हो गईं। उन्हें गश आ गया, पर पिता हाथ बांधे समधी के सामने ऐसे खड़े हो गए जैसे दीनहीन चौबदार हो। एक ही रात में उनका दमकता चेहरा स्याह पड़ गया था। आप लोगों के स्वागत में कोई त्रुटि हो गई हो तो हमें क्षमा करें, उन्होंने धीमे से स्वर में कहा। समधी की आंखों में अभी तक रात की खुमारी नहीं उतरी थी। काले चेहरे पर आंखें इंजन के अग्निस्फोट से चमक रही थी। एक ही आनंद को दशानन की अहंकारी मुद्रा में हिलाते हुए बोली, क्या त्रुटि रह गई? यह भला हम अपने मुंह से क्या कहें? हम तो आपके मेहमान हैं, पर हाँ, ये जो 500 आपने द्वार 4 में रखे हैं, ये लीजिए। इन्हें आप हमारी ओर से नाई धोबी और मेहरी में बांट दीजिएगा। अपमान से कन्या के पिता का चेहरा स्याह पड़ गया था। मैं वहीं खड़ी थी। एक क्षण को उस निरीह व्यक्ति का अपमान स्वयं मेरा अपमान बन गया था। जी में आया नोटों की गड्डी जिसे वर के पिता बरबस उनके हाथों में ठूस रहे थे, छीनकर उन्हीं के मुंह में दे मारूं। पर मुझे किसी के व्यक्तिगत कर्म क्षेत्र में कूदने का क्या अधिकार था? रात को वो नित्य की भांति चुपचाप अपने कमरे का ताला खोल रहे थे कि मैं टेलीफोन की घंटी सुनने आई।
उन्होंने निरी दृष्टि से मुझे देखा और सिर झुका दिया, जैसे दोपहर की उस भद्दी घटना का उत्तरदायित्व खुद को समझ रहे हूँ। चलिए, सब कुछ निर्विघ्न संपन्न हो गया। आपको बधाई भी नहीं दे पाई। वो एक पल चुप खड़े रहे, फिर रूंधे गले से बोले, आप तो सब सुन ही रही हैं। कैसे विचित्र लोग हैं। पहले स्वयं ही कहा कि कुछ नहीं लेंगे, केवल कन्या के हाथ पीले कर दीजिए। अब चलते चलते पैतरा बदल लिया। मुंह खोलकर कहते तो क्या हम उनकी मांग पूरी नहीं कर देते। अब मुझे दिव्या की चिंता बहुत सता रही है, बहुत बोली है। आज पिताजी ने ये सब नाटक देखा तो नाराज होकर कानपुर लौट गए। बोले, कसाई को गाय थमाना था, ये हमने नहीं सीखा, और बहू की ये लेन देन निभाते रहो, हम चले। आप चिंता न करें, सब ठीक हो जाएगा। ऐसी सुंदर लड़की है आपकी, गुण रूप देखकर सब मांगे भूल जाएंगे। अब कभी कभी सोचती हूँ, नारी होकर भी मैं उन्हें एक नारी के प्रति हो रहे अन्याय का विरोध करने को क्यों नहीं उकसा पाई। क्यों नहीं कह सकी कि जो सगाई में ही ऐसे नीचे व्यवहार दिखा रहे थे, आपने उन्हें कन्या क्यों सौंप दी। अभी क्या बिगड़ा है, तोड़ दीजिए ये सगाई। विवाह हुआ था और बड़ी धूम से हुआ था। इसी से थकान उतारने में भी कन्या पक्ष को 3-4 दिन लग गए। फिर अचानक एक दिन कन्या के पिता मुझसे विदा लेने आए। उसी दिन साली की यहाँ से डेरा डंडा उखड़ गया। वो प्रवासी परिवार चला गया। मैं उन्हें पहुंचाने घर के बाहर तक गई और लौट आई। उनकी दीवार पर 2 दुबली पतली हल्दी सनी हथेलियों की छाप बनी थी। हमारे यहाँ ससुराल जाने से पहले लड़की यही छाप मायके की दीवार पर लगा जाती है, दिव्या की मौसी ने कहा। मन न जाने कैसा हो गया। क्या पुत्री का यह स्मृति चिन्ह सदा रह जाता है। धीरे धीरे प्रत्येक वर्ष की बुताई के साथ साथ वो छाप धुंधली पड़ जाती है, रेखा मात्र रह जाती है। दिव्या के मौसा की बदली हुई, वहां दूसरा परिवार आ गया। उन्होंने दीवार पर डिस्टेम्पर करा दिया और पूरे फ्लैट का नक्शा ही बदल गया। एक दिन दिव्या की मौसी मिल गई। मैंने पूछा, दिव्या कैसी है। उस मासूम चेहरे को मैं भूल नहीं पाई थी। ये क्या। एक लंबा सांस खींचकर उन्होंने कहा, वो अब कहाँ। मैंने कहा, क्या। विवाह के 4 महीने बाद ही गैस पर खाना बना रही थी। नायलॉन की साड़ी पहने थी। आंचल में आग लगी, मिनटों में ही झुलस गई और दूसरे दिन खत्म हो गई। भारी मन से मैं घर लौटी। दीवार देखते ही वे धूमिल हथेलियां जैसे मेरे सामने खड़ी हो गई थी। क्या सचमुच ही उसका आंचल अनजाने में आग पकड़ बैठा था। उसकी विदा के क्षण उसके ससुर का उग्र कंठ स्वर फिर कानों में गूंज उठा। क्या त्रुटि रह गई, ये भला हम क्या बताएं। उसी त्रुटि को बताने तो कहीं उस दसानन ने उस फूल सी सुकुमार लड़की की हल्दी लगी हथेलियों की छाप सदा सदा के लिए मायके की दीवार से मिटा तो नहीं दी। पर ऐसा कुछ हुआ होता तो उसकी मौसी जरूर कुछ बताती। पर जो उसकी मौसी नहीं कह पाई, वो स्वयं उसकी माँ आकर बता गई। किसी वकील की राय लेने लखनऊ आई थी। मुझसे मिलने चली आई। मुझे देखते ही रोने लगी। कहने लगी कि बेटी कह रही थी कि आपका ऑटोग्राफ लेगी दोबारा जब आएगी। शादी की भगदड़ में सब कुछ भूल गई थी, पर मार डाला कसाईयों ने मेरी बेटी को। मैं भी नहीं छोड़ूंगी। मेरी कोख बलबला रही है बहन। खबर पाते ही मैं अस्पताल भागी थी। लड़की तड़प रही थी। बहन ने कहा, जीजी तुम मत जाओ, देखा नहीं जाएगा। पर मैंने उसे धकेल दिया। उफ, मेरी सोने की छड़ी जलकर कोयला बन गई थी। थोड़ा थोड़ा होश था। मैंने पूछा, कैसे हुआ ये सब। बोली, अम्मा हुआ नहीं, किया है। बस आंखें पलट दी। न वहां उस बयान का कोई साक्षी था, न नर्स न डॉक्टर। एक साक्षी थी स्वयं मेरी सगी बहन, और वो भी मुकर गई। मैंने चीख चीख कर कहा, मेरी बेटी जली नहीं, उसे जलाया है। मुझसे स्वयं कह रही थी, पर मेरी ही सगी बहन ने मेरा मुंह दबा दिया। क्या कह रही हो जीजी, दिव्या खाना बनाने में जली है, उसे किसी ने नहीं जलाया। तू झूठी है। तेरे पति भी पुलिस के अफसर हैं और दिव्या का जेठ भी। तुम्हारी बिरादरी हमेशा अपने पेशेवर को ही बचाती है। तूने ही ये रिश्ता इन कसाईयों के यहाँ पक्का कराया था। पर बहन, मेरी सगी बहन ही मुझसे नाराज होकर घर चली गई। तब से दर दर भटक रही हूँ। कहीं तो न्याय की भीख मिलेगी। हत्यारा अभी भी मूंछों पर ताव देकर घूम रहा है। सुना है दूसरी जगह रिश्ते की बात चल रही है। मैं स्तब्ध थी। वो आंखें पोंछती उठ गई।
इसी में मैं आपके पास आई हूँ कृष्णा, के यहाँ नहीं गई। फोन किया तो बोली, जीजी तुमने पुलिस केस किया तो हम तुम्हारी मदद नहीं कर पाएंगे, जो हुआ उसे भूल जाओ। भूल जाऊं? 10 महीने जिसे गर्भ में रखा, पाला पोसा, जिस अनजान खूंटे से बांधा, वही गाय सी जो बंध गई, उसे भूल जाऊं? मैंने भी श्राप दिया है बहन, जैसे उस कसाई ने मेरी बेटी को जलाया है वैसे ही वो तिल तिल कर जले। उनकी आंखों से जैसे आग की लपटें निकल रही थी। सच्चे हृदय से निकली बद्दुआ कभी व्यर्थ नहीं जाती। वर्षों पूर्व ऐसे ही श्राप को फलीभूत होते मैंने स्वयं देखा था। अल्मोड़ा के ही एक ऐसे सच्चे ब्राह्मण के श्राप ने क्या तत्कालीन जेलर को रात बीतते बीतते चुटकियों में निष्प्राण नहीं कर दिया था। कुमायूं केसरी बद्री दत्त जी तब स्वतंत्रता संग्राम में जेल में बंदी थे। क्रूर जेलर के पांडे जी ने नहा धोकर हाथ में जल लेकर कहा था, अरे दुष्ट, ले, मैं कुमायूं का ब्राह्मण तुझे श्राप देता हूँ कि तू हमें मार रहा है, भगवान तुझे मारे। और भोर होते ही दिल के दौरे से वो हष्ट पुष्ट जेलर जेल से ही नहीं संसार से हट गया। फिर तो जहां पांडे जी जल हाथ में लेते, सुना है कि बड़े बड़े अफसर भी उनके चरण पकड़ लेते। किंतु अब कहाँ है वैसे सच्चे ब्राह्मण, और कहाँ है वो ब्रह्म तेज? इतने वर्ष बीत गए, फिर दिव्या की माँ मुझे कभी नहीं मिली। पता नहीं उनके दग्ध हृदय से निकला वो श्राप फलीभूत हुआ या नहीं, किंतु मेरे फ्लैट की निचली दीवार से हल्दी लगी उन हथेलियों की छाप अब एकदम मलिन हो चुकी थी। दोस्तों, आपने ये कहानी सुनी, आपको कैसी लगी? अगर पसंद आई हो तो आगे शेयर कर दीजिएगा, और ऐसी ही कहानियों का आनंद लेने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद।